दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पीईटी एग्जाम 2023 की कंप्लीट तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके मॉडल पेपर भी दिए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस भी दिए जा रहे हैं, स्टैटिक जीके क्लासें, करंट अफेयर की भी क्लासें आपको दी जा रही हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मास्टर वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं और कुछ आपके जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके सोल्व कराए जा रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जय हिंद जरूर लिखेगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कुछ आपके जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर 2021-2022 में है और कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न और लिए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वीडियो को आपको पढ़ने के बाद जो 5 नंबर आपके हैं वो आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि लगभग आपके देखे जाए तो 160 क्वेश्चन आपके लिए बहुत होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। आवाज आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिएगा, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हर हर महादेव, खुश रहिए। चलिए रेडी हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। चलिए वर्क ऑप्शन देना है आपको, जो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिएगा सभी लोग, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना। ऐसे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जो कि आपके लिए पूरी तरीके से कंप्लीट आपका है और यहीं से आपको नंबर मिलने वाले हैं। चलिए निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन देखिए आपका राइट हो जाएगा बी नंबर फेफड़े। क्या हो जाएगा? फेफड़े, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति दोस्तों, पादप मतलब होता है पौधों की, है ना। तो पौधों की या पादप कोशिका भित्ति जो होती है किसकी बनी होती है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये होती है सेल्यूलोज की, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर भी नंबर जिसका भी आया है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। चलिए जवाब देना है। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। यहाँ पर चूहा, व्हेल, डॉल्फिन या हाथी। सी नंबर बिल्कुल सही है आपका जो जवाब है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों का विकास जो होता है किससे प्रभावित होता है। पौधों का विकास जो होता है वो किससे प्रभावित होता है। तो देखिए पौधों का जो विकास होता है प्रभावित होता है, याद देखिएगा, प्रकाश की गुणवत्ता, उसकी मात्रा और उसकी अवधि। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। बताइएगा फ्लोएम एक ऊतक है और ये किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो फ्लोएम होता है ये आपके पौधों में पाया जाता है। एक प्रकार से जैसे आपका एधा कह सकते हैं कि जो पौधों में होता है, नीचे पानी ले जाने का कार्य भी आपका होता है। तो ऑप्शन में आपका ये नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है। पायरिया जो रोग है वो किसका रोग है, चलिए बताइएगा। पायरिया रोग जो होता है वो मसूड़े में होता है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों विटामिन सी, है ना, जो आपकी कमी हो जाती है कहीं ना कहीं उसी से दिक्कतें होती हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन में आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पौधे अपने पोषण तत्व मुक्ता कहां से प्राप्त करते हैं। जो पौधे होते हैं अपने पोषक तत्व मुक्ता कहां से प्राप्त करते हैं, देखिए 7 नंबर में। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा आपको बताना है डी नंबर, मिट्टी से बताना है। प्रकाश मत लगाइएगा, है ना। तत्व जो आपका है प्रकाश से नहीं मिलता है, जो तत्व मिलते हैं वो आपके कहां से, जमीन से जाते हैं, जड़ों के माध्यम से ऊपर पहुंचते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब पूछा गया है क्या तत्व, तो आपको लगाना है डी नंबर। क्लियर है ना। ऐसी गलती छोटी मोटी सबसे होती रहती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में क्या होता है, तो आप कहेंगे संतरे में होता है ऑप्शन सी, यहाँ पर विटामिन सी। ऑप्शन जिसका है सी नंबर राइट हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि नींबू का खट्टा जो स्वाद होता है इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। चलिए बताइए, यहाँ पर नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, यहाँ पर साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कर्कट जनक रसायन से होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कर्कट जनक रसायन से होता है क्या, तो याद रखिए कैंसर होता है। कैंसर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर कैंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। आपके बॉडी में जो त्वचा होती है उसकी ऊपरी, अर्थात त्वचा की ऊपरी जो सतह होती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है, याद रखिए, अधिचर्म, या इसे बोलाता है एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोल देते हैं, या तो इसे बोल देते हैं अधिचर्म बोल देते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मशरूम किसके उदाहरण है। बताइएगा मशरूम किसके उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 जवाब दीजिएगा। मशरूम क्या होते हैं? ये कवक होते हैं जिन्हें हम लोग फंगाई कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, फंजाई, अर्थात ये कवक होते हैं। ऑप्शन में आपका सी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। देखिए 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन बनेगा दोस्तों, याद रखिए हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का परिवहन होता है और ये प्रोटीन का नाम है यहाँ पर हीमोग्लोबिन हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। इसमें से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और कुछ हमने एक्सपेक्टेड भी क्वेश्चन लिए हैं। कुछ का मतलब क्या है, एक प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ना। जितने लोग यहाँ पर जुड़े भाई वीडियो को लाइक करिएगा, ऐसी क्लास को तो लाइक करिएगा, आप लोग दोस्तों को शेयर करिए, अपने रिश्तेदारों को शेयर करिए। ऐसी आपकी क्लास है कि जिसको पढ़ने के बाद आपके साइंस के पूरे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से आपको छपने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है। बस इतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ पर बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। एक बार जितने लोग जुड़े हैं जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं जय हिंद लिखें, ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी आप लोग जय हिंद लिखेगा, ठीक है ना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। देखो आपसे कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, वन का ऑप्शन क्या बनेगा। ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पर आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि CaOCl2, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या होता है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का जो परसेंट होता है क्या होता है, याद रखिएगा 75%। कितना, 75% इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर है। और ये क्वेश्चन आपको मैथ में मिल जाता है, यहाँ पर विज्ञान में मिल गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पतिक रेशा नहीं है, कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है। तो दोस्तों वनस्पति देखिए जूट से प्राप्त होता है, कॉटन से भी है, लेकिन नायलॉन जो आपका ये कैसा है, ये वनस्पतिक नहीं है, कृत्रिम तरीके से बनाया गया आपका रेशा है नायलॉन, जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। बताइएगा कि कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर 4 का ऑप्शन देना है। देखिए 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है राइट इनमें से हो जाएगा ये ग्रीन हाउस गैस। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ऑप्शन आपका बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है सभी अम्लों में समान तत्व, देखिए सभी अम्लों में जो समान तत्व होता है इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिए सभी अम्लों में समान तत्व होते हैं हाइड्रोजन के, आप 1H1 1H2 ऐसे देखे होंगे, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है दोस्तों, यहाँ पर देखें तो कोयले का जलना रासायनिक क्रिया है, भोजन का पाचन रासायनिक क्रिया है, कागज का जलना ये भी है, लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है दोस्तों, ये भौतिक है। यहाँ पर दिया गया है अगला निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। चलिए कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, इनमें से होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। बताइएगा कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन जो आर्गन है ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है ना, Na2CO3। वहीं पर अगर होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने वाला सोडा होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, यहाँ पर जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ष में निर्वात में, है ना, क्या एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को यहाँ पर प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। देखिए 2 का ऑप्शन देना है, कह रहा है बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए स्विच बंद होने पर। इसका जो ऑप्शन लगाना है आपको डी लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है, प्रतिरोध की SI यूनिट क्या होती है। चलिए 3 का ऑप्शन दीजिएगा, फटाफट जवाब देते रहिए, अभी और स्पीड में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है, ओम होता है। याद रखिए प्रतिरोध की SI यूनिट होता है ओम, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, ठोस चालक, और ठोस चालक में जो धारा होती है वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। आप देखते हैं घर में सर्किट बिछी होती है, मतलब लाइन बिछी होती है, हर कमरे में लाइट होती है, लेकिन जैसे ही लाइट आती है हर कमरे में एक साथ जल जाती है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मापक इकाइयों की CGS प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है। देखिए यहाँ पर आंसर देना है, CGS में दोस्तों यहाँ पर क्या होते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होते हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपके मापक इकाई, मापने वाली, सेंटीमीटर, ग्राम, ये सेकंड, ये CGS प्रणाली है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस की इकाई क्या होती है। चलिए बताइएगा कि प्रतिबल अथवा जो SI यूनिट होती है स्ट्रेस की क्या होती है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। याद रखिए पास्कल, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। 7 का ऑप्शन देना है कि किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। देखिए 7 नंबर में तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका कैलोरीमीटर, क्या हो जाएगा, कैलोरीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कह रहे तारों का जो रंग होता है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों तारों का जो रंग होता है वो आपके किस में, उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन बनेगा बी नंबर ए, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं। दोस्तों यहाँ पर खाना बनाने में जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें किसका लेप होता है? ये लेप होता है आपके टेफ्लॉन का। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर टेफ्लॉन हो जाएगा। और देखो हमने बताया है कि इसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, है ना, 21 में भी 22 में भी, दो पारियों में भी हुए हैं, है ना, दोनों शिफ्ट में, यहाँ पर सभी आपको क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश वर्ष एक मापक है। प्रकाश वर्ष दोस्तों, चलिए प्रकाश वर्ष इसका जो ऑप्शन है डी नंबर है। याद रखिए तार की दूरी क्या हो जाएगा? तार की दूरी यहाँ पर आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा, कह रहा है एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? घाट लिख दिए हैं, वाट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बनेगा यहाँ पर ए नंबर है 746 वाट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, फटाफट जवाब दीजिए और फास्ट अभी पढ़ना है ना, तभी तो ये क्लास आपकी कंप्लीट होगी। देखो दिया गया है निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक नहीं है? इंद्रधनुष के 7 रंगों में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर देखिए नारंगी है, नीला है, सफेद भी होता है, लेकिन याद रखिए बैंगनी नहीं होता है, ठीक है। बैंगनी रंग 7 रंगों में से शामिल नहीं होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, की आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिएगा कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? चलिए आवाज आ रही है? चलिए आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? यहाँ पर जवाब आ रहा है यहाँ पर हर्ट्ज, बिल्कुल सही है। याद रखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? 2 का जवाब देना है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका ए नंबर लैक्टोमीटर। देखो हमने आपको ये भी पॉइंट बताया था कि जब भी कभी यहाँ पर दूध शब्द आता है और इससे कोई भी उपकरण होते हैं या किसी प्रकार की कोई चीज होती है तो आपके लैक्टो शब्द आपको जरूर लगा मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? 3 का जवाब देना है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर और काफी लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर आपका सी नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से ही तो जलती है ना, रासायनिक क्रिया होती है तभी तो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? बताइएगा कौन सा नियम का पालन कर रहा है? जब आप क्या होती है, अब जो बस होती है अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो अचानक क्या होती है, आगे की ओर जो बच्चे बैठे होते हैं, सवारी होती है, झुक जाती है। ये कौन सा नियम का पालन करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, न्यूटन का प्रथम नियम। कौन सा है? न्यूटन का प्रथम नियम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला है जी का मान न्यूनतम होता है। जी का मान न्यूनतम होता है कहां पर होता है? यहाँ पर बताइएगा, विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर या कोई नहीं? कौन सा जवाब बनेगा? 5 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर, विषुवत रेखा पर, बिल्कुल सही है। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन और भी बनते हैं। क्या बनते हैं? तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका जी का मान होता है वो आपकी कहाँ पर, विषुवत रेखा में अर्थात भूमध्य रेखा में क्या होता है, आपके यहाँ पर न्यूनतम होता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है, ये बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर ध्रुवों से यहाँ पर विषुवत रेखा की आएंगे तो आपका जी का मान क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो इस प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज अर्थात जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर जवाब दीजिएगा ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन, आपका आर्किमिडीज। कौन सा जवाब बनेगा? चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, मतलब आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? चलिए बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? 7 नंबर में, 7 का ऑप्शन आ रहा है निर्वात में, बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि निर्वात में आपकी किसी प्रकार से ध्वनि जो होती है वो यात्रा नहीं कर सकती। आपको पता होगा कि क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा की सतह पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है क्योंकि वहां पर आपका वायुमंडल नहीं है, ठीक है ना। इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, पीला, नारंगी। जवाब क्या बनेगा? तो चलिए यहाँ पर आपका 8 का जवाब आ रहा है। यहाँ पर आपका देखिए नीला, हरा, पीला और नारंगी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जो डी नंबर है आपके नारंगी का।
किसका है, तो आपकी नारंगी का। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर लाल तो दिया नहीं गया है, ठीक है ना, इस वजह से। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। ये बताइएगा कि ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है, वो किसमें होती है, निर्वात में, लोहा में, पानी में या वायु में। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, आपकी लोहा में। बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया था इस्पात में ध्वनि की जो स्पीड होती है वो आपकी सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। 21 प्रकार से होता है, सबसे पहले आपके ठोस में, फिर आपका द्रव में, फिर आपके गैस में, है ना। उसी प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी। चलिए बताइएगा कि किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, अर्थात मनुष्य जो आपका सुन सकता है वो कह सकते हैं कि कौन सी आवृत्ति की सुन सकता है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देना है। चलिए 10 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, ये 100 हर्ट्ज तक। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर 100 हर्ट्ज आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिया है ध्वनि की तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। चलिए ध्वनि की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को यहाँ पर तय करती है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए 11 नंबर में 11 का ऑप्शन आ रहा है आवृत्ति। बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि ध्वनि की कौन सी विशेषता होती है जो तारत्व को तय करती है, मतलब आपकी जो आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल जो स्तर होता है कितना होता है, अर्थात दो व्यक्ति अगर बातें कर रहे हैं तो इनकी आवाज का डेसिबल होता है कितना होता है। चलिए हल्ला नहीं मार रहे हैं, बस बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर बताना है सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई 12 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, लगभग 30 डेसिबल होता है। कितना होता है, लगभग 30 डेसिबल होता है। यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया भी है ना। तो जल्दी प्रयास करिए, जल्दी आइएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं 17 मीटर। देखिए 17.2 मीटर है और 17.2 सेंटीमीटर भी है। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 13 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिए मीटर होता है, कितना होता है, 17 मीटर होती है, 17 मीटर। याद रखिए यहाँ पर घुमाने के लिए सेंटीमीटर दिया है, बल्कि ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा स्पीड होने वाले हैं, थोड़ा सा अपनी स्पीड को हम बढ़ाने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ही स्पीड हो जाइएगा। चलिए नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा का समान करता है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार ऊर्जा का समान करता है, गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज, विद्युत या गतिज, कौन सा बनेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, गतिज हो जाएगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बह रहा है, और बह रहा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी गति ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब जल जमता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है। जब जल जमता है तब इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता है, समान रहता है, घटता है या शून्य हो जाता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इसका घनत्व अगर पूछा गया है तो घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना, और उसका जो एरिया होता है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो होता है वो क्या होता है, अर्थात क्या परिवर्तन होता है। चलिए जवाब दीजिए। 16 नंबर में घटता है, वृद्धि होती है, अप्रभावित होती है, पहले घटता है फिर वृद्धि होती है 16 नंबर में। तो याद रखिएगा नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक मतलब जो गलने की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इस कारण से यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होता है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब आ चुके हैं और जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर 17 नंबर में आपका जवाब देखिए सी नंबर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पर बहुत ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर। तो आपको बता दें जो बी नंबर दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेंटीग्रेड दिया है ना। और जिस दिन बॉडी का टेम्परेचर 98.6 हो जाएगा पूरी तरीके से विस्फोट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर फारेनहाइट होता है क्या, 98.6 फारेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड अगर हो गया तो समझो उबलने लगेगा, हड्डियां बाहर निकल कर आएंगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निकट दृष्टि वाले लोगों का प्रयुक्त लेंस कौन सा होता है। यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर करते चलिए, आनंद भी आएगा, आपको भी मजा आएगा और हमें भी आनंद आता रहेगा। ठीक है। चलिए निकट दृष्टि दोष वाले के लिए क्या होता है, तो आपको पता है कि यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए 19 का जवाब दीजिएगा कि किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है।
चलिए यहाँ पर पीला, बैंगनी, हरा या लाल, तो देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। सबका जवाब आ रहा है बी नंबर बैंगनी, बिल्कुल सही है। बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो आपकी सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा होती है लाल रंग की होती है, ठीक है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, यहाँ पर वायु, जल, हीरा या कांच। चलिए 20 नंबर में तो याद रखिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरा का होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा हीरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है। चलिए 21 का जवाब दीजिएगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 21 का जवाब दीजिए। यहाँ पर गले में भी खराश हो गई है। चलिए बताइएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जवाब आ रहे हैं बी नंबर, प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त जो दर्पण होता है कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए 22 नंबर की बात करते हैं, तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर उत्तर लेंस। देखिए बिल्कुल सही है, ये जो उत्तर लेंस होता है ये दूर की वस्तुओं को अपने आप में अपने अंदर यहाँ पर छोटी वस्तु के रूप में कर लेता है और वास्तविक होता है ना। तो जो व्यक्ति जैसा होता है अर्थात कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि उल्टा दिखाई देगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपको हो जाएगा, उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब आपसे दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ट्रांसफार्मर या आपका दृष्टिकारी। 23 नंबर में क्या जवाब बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए मोटर, है ना, हमने बताया था जो आपकी मोटर होती है तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर प्लस माइनस ये कह सकते हैं आप बिजली देते हैं। तो बिजली क्या होती है, इलेक्ट्रिक, ये इसको मैकेनिकल तरीके से यहाँ पर रोटेट करवाने के बाद इसे आप लोग क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। पहले विद्युत ऊर्जा दोगे तभी तो इससे आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ काम निकल पाएगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है परिवर्तक जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए बताइएगा, जो ट्रांसफार्मर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 24 का जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे देने लगे हैं। यहाँ पर 24 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब दिखेगा, दिया है स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या लारेंज का नियम। याद रखिएगा ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। चलिए 25 का जवाब देना है। अगर इसमें से देखो कह रहा है बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। यहाँ पर दिया है एस्बेस्टस, सेलुलॉइड, पन स्पेक और आपका अब्रक। कौन सा जवाब बनेगा। तो चलिए यहाँ पर 25 नंबर में काफी लोग जवाब दे रहे हैं अब्रक। तो देखो जैसे आपके घर पे क्या होती है, मेज होती है, मेज में ऊपर लगा होता है सरमाइका। क्या सरमाइका, वो सरमाइका ही क्या होता है, एक प्रकार का अब्रक होता है। क्या अब्रक होता है। उसमें अगर आप लाइट लगाते हैं, करंट लगाते हैं तो आपको कह सकते हैं करंट नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर कह सकते हैं धूप में रख देंगे तो आपको गर्म महसूस होने लगेगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर अब्रक आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है एक इससे बना होता है। यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 26 नंबर में आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन और आपका मिश्र धातु। तो जवाब हो जाएगा सी नंबर आपके टंगस्टन का। किसका होता है, तो आपके टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। विद्युत चुंबक के द्वारा, फोटो सेल, विद्युत अपघट्ट या संचालक सेल के माध्यम से। जवाब क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 27 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। देखो यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संचायक सेल होते हैं। क्या यहाँ पर संचायक सेल होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन सा क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को क्या दिया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है क्या किया जाता है। चलिए यहाँ पर दिया रूपांतरित, अर्थात यहाँ पर आपको दिया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डायनामो का, माइक्रोफोन का, विद्युत मोटर का या बैटरी का। तो चलिए 28 नंबर में यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर। चलिए मतलब आपने हमारी ट्रिक को अच्छे से समझ लिया है। जो डायनामो होता है हमने बताया था, जो ट्रैक्टर होता है उसमें यांत्रिक तरीके से पहले दिया जाता है, इसके बाद करंट पैदा होती है और आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा,
यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। 29 का जवाब देना है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, नरम लोहा, इस्पात लोहा, कोबाल्ट या पीतल, क्या जवाब बनेगा। तो चलिए, काफी लोग जवाब देने लगे हैं, लगभग सभी का जवाब आ रहा है ए नंबर, नरम लोहा। क्या होता है, नरम लोहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। चलिए, 30 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा। चलिए, काफी लोग यहाँ पर दे रहे हैं जिर्कोनियम, यूरेनियम, मैलिब्डिनम और आपका वेनेडियम। देखिए, 30 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा बी, यूरेनियम, है ना। जो न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं वो आपके किसके माध्यम से, तो आपकी यूरेनियम के माध्यम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। चलिए बताइएगा कि रासायनिक प्रक्रिया इनमें से कौन सा है। रासायनिक प्रक्रिया इनमें से कौन होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्प सृजन। 30 नंबर में चलिए आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए, 31 नंबर में ऑप्शन आ रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, है ना। क्या, पौधों में प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए, या बी नंबर नहीं होगा, ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो क्या कहलाता है। मतलब यहाँ पर कह रहा है वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं। वाष्पीकरण, गलनांक, ऊर्ध्वपातन या प्लाज्मा। चलिए, 32 नंबर में क्या बनेगा। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सी नंबर। लेकिन यहाँ पर देखो, आपसे पूछा गया है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, है ना। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि ठोस अवस्था से गैस में, ये तो पूछा नहीं गया है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। इसे हम लोग गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, प्रोटॉन की खोज किसने किया। जेम्स चैडविक, जॉन डाल्टन, ऑगस्ट रदरफोर्ड और आपकी गोल्डस्टीन। चलिए, 33 नंबर, 33 का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखो, जब प्रोटॉन में कभी आपका गोल्डस्टीन दे दे, क्या, जब गोल्डस्टीन दे दे तो आपको प्राथमिकता देना है किसे, तो आपकी गोल्डस्टीन को ही देना है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी नंबर। हमने आपको बताया है कई बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम और आपका कैडमियम। चलिए, 34 नंबर में आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कैडमियम है ना, कैडमियम है, ये रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कैडमियम जो होता, कैडमियम होता है, ये क्या करता है, एक मंदक का कार्य करता है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहां पर उसको मंदक के रूप में कार्य करते हैं, ना कि उसे उत्तेजित करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड होते हैं, किसके बने होते हैं। शुष्क सेल में कैथोड जो होते हैं ये किसके बने होते हैं। यहाँ पर 35 नंबर क्या बनेगा। चलिए, 35 नंबर की बात करते हैं तो याद रखिए उसमें जस्ता प्रयोग करते हैं। क्या, यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है कैथोड के रूप में वो आपका जस्ता का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या होता है, कोई लोहा है और लोहा में क्या हो गया, ऑक्सीजन क्रिया कर लिया। जब ऑक्सीजन क्रिया कर लेते हैं तो जंग लग जाती है, जो कि एक ऑक्सीकरण हो जाता है ना, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि लिटमस विलियन में एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है। तो चलिए, लिटमस विलियन में याद रखिए, लिटमस विलियन में एक बैंगनी रंग का रंजक होता है अर्थात रंग होता है जो प्राप्त किया जाता है आपके लाइकेन से। किससे, लाइकेन से। जो भी नया क्वेश्चन मिले उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन में क्या होता है कि हम आपको ज्यादा समझा नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर स्पीड से पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ताकि आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है। अर्थात ये पूछा गया है कि जो नाइट्रिक अम्ल होता है किस धातु पर बेअसर होता है, कोई क्रिया नहीं करता है। निकिल पर, चांदी पर, सोना में या तांबा में। चलिए, 38 नंबर में, तो 38 का ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, याद रखिए सोना में। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो आपका बेअसर हो जाता है आपके सोना में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनता है या नहीं बन पाता है तो क्या कहा जाता है। चलिए, जब यहाँ पर देख सकते हैं साबुन आप लगाते हैं और अच्छा झाग ना बन पाए तो इसे कहते हैं खारा जल। क्या कहते हैं, खारा जल कहते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक होता है। लाफिंग गैस N2O क्या होता है, N2O होता है। मतलब आपका ऑप्शन क्या बनेगा,
हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या नियॉन, कौन सा बनेगा? तो याद रखिए यहाँ पर होता है किसका? नाइट्रोजन का। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस क्या है? 41 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए 41 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने के पानी का रासायनिक कीटाणु शोधक किया जा सकता है? ये बताइएगा कि जो आपका पानी पीने के लिए करते हैं, है ना, रासायनिक कीटाणु शोधन के लिए, वो किसका प्रयोग करते हैं? तो आपके यहाँ पर प्लांट लगे होंगे जहां पर क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसके कीटाणु क्या होते हैं? मर जाते हैं और यहाँ पर पानी के पीने वाला पानी यहाँ पर कर लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कमरे के तापक्रम पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में ही पाई जाती है? कमरे का जो तापमान है ना, कमरे के तापमान पर कौन सी अधातु तरल अवस्था में पाई जाती है? चलिए 43 नंबर में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ये आपके रेलवे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। ये आपकी डोमेन है। ये कमरे के तापमान में भी क्या होती है? आप ये कह सकते हैं द्रव अवस्था में होती है। वो भी है क्या? ये एक आपकी अधातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि प्याज कंद की विशेष महक किस कारण से होती है? आपने देखा होगा प्याज, है ना, जब प्याज आप लोग काटते हैं तो एक प्रकार की गंध आती है ना। काफी लोगों के यहाँ पर आंसू भी आ जाते हैं, है ना। तो चलिए बताइएगा 44 नंबर में राइट क्या बनेगा? 44 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर होता है सल्फर यौगिक, जिसे बोलते हैं सल्फेनिक, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। सल्फर यौगिक के कारण ही यहाँ पर विशेष प्रकार की गंध भी आपकी आती है सल्फेनिक की वजह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है? बताइएगा, आपको प्रयोगशाला में या आपको हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया गया होगा कि किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या जवाब बनेगा? चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं काफी लोग, आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, कह रहे सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा भाई 45 में यहाँ पर जवाब दीजिए, थोड़ा सा और प्रयास करिए, थोड़ा और प्रयास करिएगा। यहाँ पर सल्फर नहीं होगा, डी नंबर बनेगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है डी नंबर, यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है। इसकी जो गंध होती है उस सड़े अंडे जैसे आपकी गंध आती है ना। अगर सल्फर डाइऑक्साइड आपकी आने लगेगी तो आपका जो ताजमहल है वो भी गंध देने लगेगा, है ना, क्योंकि सल्फर की वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका जो क्षरण हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं नींबू में एसिड पाया जाता है। जो नींबू होता है ना, जिसका पीएच मान होता है 2.4, क्या होता है? इसका पीएच मान होता है 2.4 होता है। तो ये बताइए कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक होता है क्या, मैलिक होता है, या साइट्रिक होता है, या टार्टरिक होता है? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर, है ना। काफी लोग डी दे रहे हैं और काफी लोग यहाँ पर सी दे रहे हैं। हमने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि जो टार्टरी होती है आपकी इमली में होती है ना। इमली हमने बताया था, पानी जो आपकी वो होता है बतासे वाला पानी, है ना, वो इमली से बनाया जाता है। लेकिन इमली महंगी होने के लिए ये लोग टार्टरी का प्रयोग करने लगते हैं। तो भैया यहाँ पर टार्टरिक एसिड तो होगा नहीं, यहाँ पर होगा खट्टा होता है, साइट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर है कि हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? चलिए 47 नंबर का जवाब इतने लोग यहाँ पर सही दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर 47 नंबर में हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? यहाँ पर दिया गया एसिटिलीन, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है, अर्थात क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, चारकोल, सिलिकॉन या फास्फोरस? तो चलिए यहाँ पर देखिए 48 का ऑप्शन आ गया है ए नंबर, आपकी ग्रेफाइट। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? देखो यही लेवल रहने वाला है, हमने आपको बता दिया यही लेवल होगा। पूरी सीरीज को पढ़ लीजिए, बस यहीं से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? यहाँ पर 49 का जवाब दे रहे हैं। तो हमने बताया था कि गोबर गैस में किडवर प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से निकलती है कौन सी गैस? यहाँ पर आपकी मीथेन गैस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है वॉशिंग सोडा, बताइए वॉशिंग सोडा। यहाँ पर जवाब देना है वॉशिंग सोडा। चलिए भाई जवाब दीजिए जल्दी से कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम। चलिए जवाब यहाँ पर आ रहा है 51 नंबर में, ऑप्शन आ गया है सी नंबर, सोडियम कार्बोनेट। देखिए यहाँ पर जो जवाब है, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट आपका जवाब हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है खाने में प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग खाने में होता है, यहाँ पर धोने में प्रयोग होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, क्लियर है, इतना पॉइंट सभी को आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका उत्पाद है? अर्थात जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये किसका एक उत्पाद होता है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम या आपका सोडियम? जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिए
देखिए कैल्शियम किसका होता है, कैल्शियम होता है। ऑप्शन आपका जवाब यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। CaSO4 इंटू यहाँ पर हाफ H2 हो जाता है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसलिए सी से आपको हो गया कैल्शियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो हमने आपको यहाँ पर सामान्य विज्ञान की लगभग 20 क्लास दिया था, तब हमने यहाँ पर बेसिक से और विस्तार से आपको बता रहे थे। यहाँ पर मैराथन क्लास में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बता दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यहाँ पर बताइए 53 नंबर में सिल्वर आयोडाइड, नोट करिएगा कि कृत्रिम वर्षा के लिए यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो नया क्वेश्चन मिले उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बेहतरीन आ गया है, पीतल मिश्रण होता है, पीतल मिश्रण होता है, किसका होता है, 54 नंबर में। चलिए पीतल की अगर हम बात करते हैं तो नोट करिएगा जस्ता, मतलब यहाँ पर जस्ता के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर तांबा होता है। पीतल मिश्रण किसका होता है, जस्ता के साथ साथ यहाँ पर आपका तांबा भी होता है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण होता है। देखो स्टील भी आपकी कई प्रकार की होती है, एक लो एलाय होती है, एक मध्यम होती है और एक हाई होती है। तो यहाँ पर जो स्टेनलेस स्टील होती है इसमें क्या होता है, लोहा होता है, निकिल होती है, साथ में इसमें मिला दिया जाता है क्रोमियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके जो उपकरण आपके बहुत ही कठोर होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, लोहा, निकिल और आपका क्रोमियम, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है केलामाइन का एक अयस्क है। चलिए हमने आपको बताया था केलामाइन का एक अयस्क है, मतलब केलामाइन जो अयस्क है किसका है, यहाँ पर 56 नंबर में। तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर सी नंबर जस्ते का। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, हमने आपको पढ़ाया है, कई बार आपको पढ़ाया है कि यहाँ पर जस्ते का आपका यहाँ पर केलामाइन होता है, ये जस्ते का अयस्क होता है, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है मोनोजाइड किसका अयस्क है, मोनोजाइड किसका अयस्क है। तो चलिए याद रखिए बहुत ही प्रकार के भी क्वेश्चन है, बायोलॉजी के भी क्वेश्चन मिलेंगे, परेशान मत होइए। हर एक सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर है, मतलब कह सकते हैं कि आपके रासायनिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान, बायोलॉजी सबकी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा मोनोजाइड किसका अयस्क होता है। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन 57 नंबर में, यहाँ पर बी नंबर थोरियम। क्या हो जाएगा, मोनोजाइड जो अयस्क होता है ये आपके थोरियम का होता है, ठीक है। लाल खाकी रंग का होता है, फास्फेट खनिज जैसा होता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। तो आप देखते हैं कभी कभी ऐसे भी बर्तन होते हैं जिसमें से पदार्थ चिपकता नहीं है ना, तो चलिए इसमें क्या परत चढ़ा दी जाती है, कौन सी परत को चढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका टेफ्लॉन, क्या, तो टेफ्लॉन आपकी परत चढ़ा दी जाती है, जिसमें से ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा कि कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित करते हैं, तो आपके टेफ्लॉन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है। कृत्रिम सिल्क के रूप में जो जानते हैं, किसे जानते हैं, ये होता है रेयन। क्या होता है, रेयन। तो रेयन होता है जो कि कृत्रिम सिंथेटिक फाइबर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चलिए बताइएगा कि आमतौर पर देखा जाए तो पानी को शुद्ध करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, शीत निष्क्रियता, उत्खनन और क्लोरीनीकरण या अनाइट्रीकरण, क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा 60 नंबर में। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, आपका जवाब आ रहा है, चलिए ऑप्शन सी क्लोरीनीकरण, है ना, बिल्कुल सही हमने बताया था, क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है ये घट जाता है, बढ़ जाता है। तो चलिए बताइएगा कि देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब देने वाले हैं। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि जब जंग लग जाती है तो लोहे का भार घट जाता है या बढ़ जाता है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जब आपको कुछ बेचने जाना हो, जब कुछ आपको बेचने जाना हो तो पहले उसमें अच्छे से जंग लगा लीजिए, हैं, क्यों ऐसा हो कि जब बेचने जाना हो तो अच्छे से जंग लगने दीजिए। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 61 ऑप्शन जिसका भी आ रहा है ए नंबर बिल्कुल सही है कि जंग लगने पर लोहे का क्या होता है, भार बढ़ जाता है। अब इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये होता है कि ये ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। जब क्रिया कर लेता है तो इसमें नमी हो जाती है, क्या, नमी हो जाती है, और नमी की वजह से ही क्या होता है, इसका भार क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है अर्थात इसकी जो क्षमता होती है वो आपकी घट जाती है ना। तो याद रखिएगा लोहे का भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तभी क्या होता है जब कोई लेने आता है तो उसको पहले यहाँ पर जंग छुटा देता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक फ्रिज में शीतलक का कार्य होता है, बताइएगा एक फ्रिज में शीतलक का जो कार्य होता है क्या होता है, यहाँ मतलब कह सकते हैं शीतलक के रूप में प्रयोग किसे कर देंगे। चलिए यहाँ पर 62 नंबर में, तो 62 का ऑप्शन दे रहे हैं सभी लोग, लगभग दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर फ्रियान, बिल्कुल सही है। याद रखिए फ्रिज में हम लोग ठंडाई के लिए यहाँ पर फ्रियान गैस का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीटों के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है, अर्थात रेशम के कीट के वाणिज्यिक पालन को संदर्भित करता है। वेरिकल्चर, सेरिकल्चर, लिटिकल्चर या पिसिकल्चर। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर सेरिकल्चर
सेरीकल्चर होता है। क्या होता है? सेरीकल्चर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है और काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा डी, लाइसोसोम। क्या होता है? याद रखिए कोशिका में पाचन थैली होती है उसे लाइसोसोम कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? मतलब महिलाएं जो होती है वाहक होती हैं, है ना। तो याद रखिए यहाँ पर बताइए 65 नंबर में, निकट दृष्टि दोष, किडनी में पथरी, ब्रेन ट्यूमर या वरणता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस, कौन सा हो जाएगा 65 में? तो देखिए 65 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जो आपका वर्णनता होता है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें से महिलाएं बहुत ही कम होती हैं आपकी जो कह सकते हैं रोगी, बस ये वाहक होती हैं। क्या होती हैं? ये वाहक होती हैं, याद रखिएगा वाहक होती हैं, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अरब से हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? चलिए बताइए, हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है लेकिन हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है। तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका छोटी आंत में, अर्थात भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो आपकी छोटी आंत में होता है, जहां पर देखा जाए 90% पाचन यही होता है और यहीं से सभी जगह जो आपके कह सकते हैं खनिज लवण होते हैं अलग अलग टुकड़ों में विभाजित होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग अपनी स्थिति में पहुंच जाते हैं छोटी आंत से, ठीक है। मतलब भोजन का स्वांगीकरण यहीं पर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि सीकर पाचन के काम आता है। सीकम, यहाँ पर सीकम दिया गया, सीकम पाचन में आता है किसके? तो 67 में बताया दिया गया है प्रोटीन, फिर दिया है वसा, फिर सेलुलोज, फिर आपका स्टार्च। जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखिए 68 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सीकम यहाँ पर सेलुलोज के पाचन के काम आता है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे कौन सा अंग वसा को तोड़कर कैलेस्ट्रॉल बनाता है? कौन सा वसा को तोड़कर कैलेस्ट्रॉल बनाता है? आपकी बॉडी में यह अंग कौन सा है जो आपके कोलेस्ट्रॉल तोड़ देता है? चलिए वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है, आंत, यकृत, फेफड़ा या वृक्क। चलिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, यह का यकृत होता है। और याद रखिए ऐसे कार्य जो करेगा वो यकृत ही करेगा, कोई आंख फेफड़ा नहीं करेगा, है ना। ये तो आपको जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? चलिए बताइएगा कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा होता है? गुर्दा, पेट, जिगर या फेफड़ा? चलिए जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है, आपका यहाँ पर जिगर बनेगा। क्या? जिगर। अब आप लोग पेट लगाओगे तो पेट तो बाहर निकल के आता है, जिसे बोलते हैं ना पेट निकल आ गया तोंद बढ़ गई, ये तो बाहर को निकलता है। याद रखिए जिगर जो आपका गुर्दा होता है ये सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि होती है, जो कि आपसे बोला गया है आंतरिक भाग। क्या बोला है? आंतरिक अंग बोला गया है, ना कि बाहर वाला अंग बोला गया है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है और अगर आप घूम गए तो आप घूम जाएंगे, लेकिन आपको घुमा घुमा के मारना है ऐसे क्वेश्चनों को। चलिए बताइएगा कि भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? भोजन को चबाने वाले जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? चवर्णक होते हैं, छेदक होते हैं, रदनक होते हैं या दूध के दांत होते हैं? तो भैया 70 में बताइएगा क्या दूध के दांत यहाँ पर चबाने वाले बन सकते हैं? ये तो नहीं होगा, मतलब आपके चवर्णक क्या होते हैं? इन्हें चवर्णक कहते हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग पित्त रस का स्राव करता है? अर्थात आपकी बॉडी में एक ऐसा भी अंग है जो पित्त रस का क्या करता है? श्रावण करता है, अर्थात निकलता है। ये बताइए जो पित्त रस है ये निकलता कहां से है? चलिए ये बताइए हृदय से, मस्तिष्क के, गुर्दा से या यकृत से? कहां से निकलेगा? तो ये अब निकलता है यकृत से। कहां से निकलता है? यकृत से। और हमने आपको बताया था कि निकलता तो आपकी यकृत से है, लेकिन संचित कहां होता है? क्या संचित कहां होता है? तो संचित होता है कहां पर? तो आपके पित्ताशय में। कहा? आपके पित्ताशय में। आपके भोजन को पचाने में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है ना, जो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी खत्म करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लाल रक्त दिखाई देने का कारण क्या होता है? आपका जो रंग होता है ना, लाल दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्लाज्मा होता है और कतिपय स्राव का होना या लोहिताशु या आपका हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा? चलिए 72 नंबर में ऑप्शन डी आ रहा है, सभी का जवाब यहाँ पर डी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण आपका जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। इसका भी कारण यह होता है कि आपके हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। और आपके नाक में यहाँ पर जो छिद्र है यहाँ से जाती है ऑक्सीजन गैस, और ऑक्सीजन लोहे में जब क्रिया करती है तो रंग जैसा लाल होता है। तो लाल होता है, इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए लाल क्यों होता है? उसमें आपके आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है? चलिए
हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है 73 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर किसका करता है, ऑक्सीजन। क्या करता है, ऑक्सीजन। अभी अभी हमने बताया कि आपकी बॉडी में जो आपका होता है क्या, लोहा, जब उसमें पहुंचता है तो ऑक्सीकरण करता है ना, और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ए नंबर ऑक्सीजन होता है। इसका वहन करने की वजह से ही ये क्रिया करा लेता है और आपका बन जाता है आयरन ऑक्साइड और रंग हो जाता है लाल। अगला है लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं, आप सभी को पता है ये कहां पर बनती हैं, जवाब देना है। चलिए जवाब की बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर अस्थिमज्जा। क्या बन जाएगा, अस्थिमज्जा में ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, आपके बैकबोन अर्थात जो हड्डी होती है उसकी हड्डी के बीच में यहीं से रक्त बनना शुरू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सर्वाग्राही कौन सा रक्त समूह होता है। सर्वाग्राही जो कि आपका पूछा जाएगा एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सर्वाग्राही अर्थात कह सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, ले सकता है। क्या ले सकता है, तो यहाँ पर बताइए 75 नंबर में 75 का हो जाएगा सी नंबर ए और बी अर्थात ए बी। जो आपका ए बी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड है ना, एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पर जो आपका ओ होता है इसे बोलते हैं सर्वदाता है ना, क्या बोलते हैं, सर्वदाता बोलते हैं। जो कि अगर पूछे तो आपको क्या बताना है, ओ माइनस। जो ओ माइनस होता है यही होता है सर्वदाता। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका जो बनेगा सर्वग्राही का वो आपका सी हो जाएगा ए बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, कि खोज करने वाला प्रथम कौन था। मतलब आपकी बॉडी में रक्त का संचार कैसे हो रहा है इसकी भी खोज की गई थी, और ये खोज जो किया था किसने किया था, यहाँ पर 76 का जवाब दीजिए। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं विलियम हार्वे, तो बिल्कुल सही है, लॉक करिएगा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, विलियम हार्वे ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो हमने आपको बताया था कि आपके खून के आंसू रोया, कौन, खून के आंसू रोया, और खून के आंसू भी देखो क्या खून के आंसू होते हैं, क्या नहीं होते हैं। आंसू दो होते हैं, एक सच्चा आंसू एक झूठा आंसू। तो सच्चा अगर हम आपसे लिखें सच्चा आंसू, तो भाई सच्चा आंसू की बात करते हैं तो 7 और 4 अर्थात 7.4 हो जाएगा। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है रक्त एक है, ये रक्त बताइए अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, परिवर्तनीय होता है या उदासीन होता है। बताइएगा ये जो रक्त होता है कैसा होता है। चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। देखिए जो लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो शेरनी यहाँ पर ए दे रहे हैं उनको बताते हैं एक उदाहरण। ये देखिए इसका ऑप्शन भी होगा भाई, अगर अम्ली होता तो जैसे कट जाता है तो आप अंगूठे को या उंगली को अपने मुंह में भर लेते हो, है ना। तो भैया क्या खट्टा खट्टा आप मुंह में खा जाते हो, नहीं खाते हो। मतलब यहाँ पर क्षारीय होता है, वो खट्टा नहीं होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका सामने क्वेश्चन है रक्त समूह ओ कहलाता है। चलिए रक्त समूह ओ कहलाता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सार्वजनिक दाता, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सार्वजनिक दाता हो जाएगा। क्या, सार्वजनिक दाता, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। सभी को दे सकता है ना, बहुत ही धनवान होता है जो आपका ओ होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा, यकृत, हृदय या किडनी। 80 का जवाब दीजिएगा, क्या कहलाता है, कौन है आपकी बॉडी का यहाँ पर रक्त बैंक। चलिए प्लीहा आ रहा है, ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसे स्प्लीन भी कहते हैं, इसे हम लोग प्लीहा भी बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष जो होता है वो कौन सा होता है। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत जो कक्ष होता है कौन होता है, दाहिना निलय, बायां निलय, बायां अलिंद या दायां अलिंद। ऑप्शन हो जाएगा बी, याद रखिए बायां निलय। कौन, बायां निलय होता है जो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। ठीक है ना, और आपके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वास को नियंत्रित करता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए 82 नंबर में। और देखिए 82 की अगर बात करते हैं, है ना, तो हृदय की धड़कन, है ना, और श्वसन को नियंत्रित करता है जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, था जो शरीर के पीछे जो आपकी हड्डी गई है गर्दन से जुड़ी होती है, तो उसे बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है, मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है, यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में या मूत्रवाहिनी में। तो आंसर कहां पर बनेगा। चलिए यहाँ पर देखिए बनता कहां पर है, तो आपकी यकृत में बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, यकृत में बनता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। 83 का ऑप्शन सब लोग यहाँ पर नोट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। हमने आपको बताया था कि जो आपकी तंत्रिका आपकी तंत्र होती है इसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, क्या होती है, न्यूरॉन होती है, नेफ्रॉन होती है, सेरिब्रम होती है या सेरिबेलम होती है। 84 का ऑप्शन हो जाएगा क्या, न्यूरॉन। क्या होती है, न्यूरॉन होती है आपकी तंत्रिका
तंत्रिका तंत्र की बात कर रहा है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की बात कर रहा है तो आपकी न्यूरॉन होती है, ठीक है ना। अगर पूछे कि नेफ्रॉन क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है जो किडनी होती है, वृक्क होती है, उसमें असंख्य प्रकार की छोटी छोटी वाहिनियां होती हैं जो कि नेफ्रॉन होती हैं, है ना। तो ऑप्शन इसका बन जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। 85 का जवाब यहाँ पर लॉक करना है। चलिए यहाँ पर 85 की अगर हम बात करते हैं तो 12 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं, याद रखिएगा, है ना। तो सबका जवाब बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, 12 जोड़ी यहाँ पर कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जितने लोग जुड़े हैं भाई वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन हो जाएगी? आप सभी को याद होगा, सभी को पता है, जो स्टेपिज हड्डी होती है जो कि आपके कान में होती है। कहां पर होती है? कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ में, जो कि आपकी फीमर होती है ना। क्या होती है? फीमर होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अवर 2, याद रखिए, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा अवट अर्थात थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन करना जरूरी होती है। तो देखो थायराइड ग्रंथि आपके गले में होती है ना। अगर आप ये चीज नहीं खाएंगे तो आपके गले में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर क्या होता है? आपकी आयोडीन, क्या होता है? आयोडीन होता है, इसलिए नमक भी आपका खाना जरूरी होता है, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, ये आपका आईएमपी है, इसे नोट कर लीजिएगा। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आग्नेयाशय, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या आपकी टेरिस में आपकी है। 88 नंबर में लॉक करिएगा। चलिए यहाँ पर देखो आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर आपका बी नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे कि अभी अभी हमने आपको बताया। यहाँ पर कौन सी बताई? आपकी अवट ग्रंथि। कौन सी? यहाँ पर जो आपकी जवाब दिया है बी नंबर, अवट ग्रंथि, ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यही पॉइंट अभी हमने आपको बताया है। ये जो अवट ग्रंथि होती है इसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं, अर्थात जो गले में ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमने आपको पहले भी बता दिया है। तो आपको यहाँ पर थायराइड नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा अवट ग्रंथि मिलेगा। क्लियर है। इतना पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। चलिए पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है ये किसमें पाई जाती है? यहाँ पर बताइए, मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर, मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। तो यहाँ पर 89 में आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है ए, मस्तिष्क के नीचे आपकी होती है। याद रखिए, इसे नोट कर लीजिएगा, मस्तिष्क के नीचे होती है और एक मटर के दाने के आकार की होती है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और पीयूष ग्रंथि ही आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, कई नामों से जानते हैं आपकी इस पीयूष ग्रंथि को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ये हार्मोन्स हमारे मतलब हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित किया जाता है? बताइएगा, ये हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? ये बताइए किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, जो आपका अग्न्याशय होती है, अर्थात यहाँ पर अग्न्याशय, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। हार्मोन्स इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि से? तो आपके अग्न्याशय से आपके होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने आपको बताया भी था कि आपके कई प्रकार के हार्मोन्स आपकी बॉडी में होते हैं। कुछ आपके यहाँ पर कह सकते हैं लड़ो और या उड़ो वाले भी होते हैं, कुछ आपके यहाँ पर प्यार वाले भी होते हैं, है ना। तो चलिए अभी आपके सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन्स है। यहाँ पर दिया है एस्ट्रोजन, आपका एंड्रोजन, ऑक्सीजन और आपका इंसुलिन। सभी को याद होना चाहिए। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जा सकता है, इसमें नहीं पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगा, है ना। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इस क्लास को देखने के बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करके ही आओगे, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा एस्ट्रोजन। याद रखिएगा, ये कैसा हार्मोन्स है? तो आपका एस्ट्रोजन अर्थात स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, महिलाओं में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है इंसुलिन एक प्रकार का है। इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है? हार्मोन्स होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है या यहाँ पर आपका नमक होता है। चलिए जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 92 नंबर में सबका जवाब आ रहा है, ये हार्मोन्स होता है। क्या? ये हार्मोन्स होता है। नोट करिएगा कि जो आपका इंसुलिन होता है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कह रहा आपसे कि हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है 93 में। तो देखिए कह रहा आपसे कि हमारे भोजन का जो आहार होता है और आहार में क्या मिलता है, प्रोटीन आपका मिलता है, तो मुख्य रूप से किसके लिए होगा, तो भाई खाना खाएंगे तो खाना खाने में प्रोटीन भी आएगी और मुख्य रूप से किसके लिए बनेगी, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके बॉडी में वृद्धि होगी आपकी मरम्मत के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन जो होती है ये वृद्धि और मरम्मत के लिए होती है। याद रखिएगा ऊर्जा के लिए नहीं होती है, आपकी बॉडी में वृद्धि के लिए और आपकी बॉडी की मरम्मत के लिए होती है। तो याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रोटीन पूछे प्रोटीन किसके लिए उपयोगी है, तो वृद्धि और मरम्मत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। चलिए प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या आपका ग्लूकोज। चलिए 94 क्वेश्चन देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। हमने एक उदाहरण में आपको और भी बताया था कि मान लीजिए कि आपको अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो आपको कोई सेब या केला ऐसे नहीं खाना है, आपको जूस पी लेना है ना। जूस पी लेना है, आपको एनर्जी तुरंत मिलेगी। मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर ग्लूकोज हो जाएगा। क्योंकि जो सेब है, केला है, कुल मिला के ये जो आपकी ऊर्जा देते हैं वो थोड़ी देर बाद ही देंगे, अर्थात जब पाचन क्रिया होगी तब देंगे, और ये डायरेक्ट आपको असर करती है। जैसे दवाइयां होती हैं, दवाइयां जब घुलती हैं तब असर करेंगी, और इंजेक्शन सीधा बोलते हैं ना डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है जल्दी से इंजेक्शन लगा दीजिए, वैसे ही होता है तुरंत के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करिए। ठीक है, और आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, क्या शुद्ध भाषा मिलता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील होता है, यहाँ पर कौन सा विटामिन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था पानी में जो बच्चा होता है वो डूब जाता है। कौन, बच्चा की बात करते हैं तो बी और सी, अर्थात बीसी से क्या हो गया, बच्चा पानी में डूब गया। अब जितने बच्चे हुए हैं वो वसा में घुलनशील होंगे, लेकिन जो पानी में घुलनशील होंगे वो आपके बी और आपके सी हो जाएंगे। तो 95 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है शहद का प्रमुख घटक क्या होता है। याद रखिएगा कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा जो आपका होता है ये शहद ही होता है। सबसे मीठा ये कौन सा है, तो आपका शहद होता है, जो कि आपके शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या, तो फ्रक्टोज होता है, ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त के जमने अर्थात थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है। आपके रक्त के जमने में अर्थात थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है, 97 का ऑप्शन देना है। तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका यहाँ पर डी विटामिन के हो जाएगा। क्या, विटामिन के होता है। हमने आपको ये भी बताया होगा कि एक ऐसा भी रोग होता है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, वो आपका होता है हीमोफीलिया। क्या होता है, हीमोफीलिया होता है, उसमें से रक्त का थक्का नहीं बनता है, एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। ठीक है ना, क्लियर है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही क्या हो जाएगा। तो सबको यहाँ पर पता होगा, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर जो आपका होता है कौन, स्कर्वी कम्ल होता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट होता है। ठीक है, हो गया ना, स्कर्वी कम्ल हो जाएगा। और आपको विटामिन सी का आहार लेना ही चाहिए, क्योंकि विटामिन सी लेने से क्या होता है कि जो बाल भी पकते हैं वो भी कम पकेंगे, चमकदार भी होंगे, है ना। तो याद रखिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है ये दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं। दाल में क्या पाया जाता है, आपको याद होगा दाल में जो मिलता है क्या मिलता है। चलिए जवाब आ रहा है प्रोटीन, बिल्कुल सही है, आपका जवाब 100% सही है और सबका जवाब आ रहा है प्रोटीन। याद रखिए दालों में जो स्रोत होते हैं ये प्रोटीन का होता है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हमारे रुधिर मतलब क्या होता है, रक्त होता है, तो हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम क्या है। 100 का जवाब यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं सबका जवाब 100% सही होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने इसी के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन किया था, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर बताया है हमारे शरीर में जो हमारे रुधिर अर्थात आपका रक्त है, तो ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, ये कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। क्या, हीमोग्लोबिन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो चलिए बताइए जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो बच्चा गया था खेलते खेलते और पानी में डूब गया, बच्चा से हमने बताया था बी और सी, अर्थात तो यहाँ पर 101 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर आपका बी जो आपका है ये जल में घुलनशील है, आपको हमेशा याद रख लेना है, ना कोई ट्रिक है ना कोई आपका यहाँ पर लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है, बी और सी यहाँ पर बच्चा। ठीक है ना, ये पानी में डूब गया तो बी सी आपको हमेशा याद रहेंगे, और जो भी पूछे वो आपकी वसा में हो जाते हैं घुलनशील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है, क्या होता है, 102 का जवाब लॉक करिएगा। सबका जवाब आ रहा है बी आपका आंवला, है ना। क्या होता है, आंवले में आपके कह सकते हैं जो सी होता है बहुत ही होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है। सोयाबीन खाए हैं तो सबसे पहले अगर आप नहीं खाते हैं तो आप खाना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, सोयाबीन कई प्रकार से, एक होता है सब्जी में आप लोग जो खाते हैं, एक होता है सोयाबीन कच्चा वाला था जो दाने में होता है, तो दाने वाला खाना है। ठीक है ना, सोयाबीन में क्या होता है, प्लास्टिक पाई जाती है, क्या प्लास्टिक पाई जाती है सोयाबीन में। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो प्लास्टिक की कमी होती है वो आपकी सोयाबीन से कमी पूरी हो जाएगी, तो खाना चाहिए। तो
सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? 103 नंबर में यहाँ पर हो जाएगा प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। जिस प्रकार से दाल में प्रोटीन होती है उसी प्रकार से यहाँ पर सोयाबीन में भी क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक होता है, यहाँ पर 104 का जवाब दीजिएगा। चलिए 104 नंबर में तो अभी आपने पढ़ा पोटेशियम था जो होता है विटामिन के। कौन? विटामिन के। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है? 105 नंबर में लॉ करना है। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, यहाँ पर डी नंबर, कुछ लोग यहाँ पर ए दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर रिकेट्स बीमारी होती है आपकी विटामिन डी से। क्या होता है? विटामिन डी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि विटामिन B3 जिसे हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? अगर यहाँ पर विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो आपको कौन सा रोग हो सकता है? यहाँ पर याद रखिएगा आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर डी नंबर, पिलाग्रा रोग हो जाता है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और एक विटामिन और होता है, यहाँ पर B6 भी होता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण है? अर्थात अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो एक लक्षण आपको दिखाई देने लगता है, ये मसूड़ों में खून आना। क्या? मसूड़ों में खून आना, यही होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोग क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जवाब की बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पिलाग्रा रोग आपके हो जाता है? 109 नंबर में। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन B3 आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है तो आप कुपोषण के शिकार होते हैं। इसका भी कारण यहाँ पर क्या हो सकता है? तो आपका होता है क्वाशरकोर, है ना। यहाँ पर क्वाशरकोर होता है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है? जो बच्चा होता है दुबला पतला हो जाता है ना। मुझको जिसको बोलते हैं हाथ पाए लकड़ी पेट दमकड़ी, है ना। ये गांव में देहाती भाषा में बोलते हैं। वो क्या होता है? बिल्कुल पतला पतला सा दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर सुखवा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। क्या? चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं का रोग कारक जीव कौन सा है? चलिए चेचक का जो रोग कारक जीव है ये कौन सा बनेगा? यहाँ पर 111 नंबर में ऑप्शन बनेगा कौन सा? यहाँ पर होता है वैरियोला विषाणु। क्या? वैरियोला जो आपका विषाणु होता है इससे आपका चेचक रोग हो जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है 112 नंबर में लॉक करना है। चलिए देखिए जो आपकी होती है कौन? गर्भवती महिलाएं। ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें एनीमिया होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? किसकी कमी से एनीमिया रोग बन जाता है अर्थात हो जाता है? चलिए आपकी बॉडी में क्या कमी होती है? तो लोहे की कमी से। क्या? लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष को जाना जाता है, बताइएगा। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया या मायोपिया या यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म, क्या बनेगा? तो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि आपकी जो मायोपिया है ना, मायोपिया जो होती है इससे निकट दृष्टि दोष होता है। और निकट दृष्टि दोष की बीमारी में हम लोग यूज क्या करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है? अगर आप खट्टे फल का सेवन करते हैं तो एक बीमारी है जो आपकी समाप्त हो सकती है। कौन सी बीमारी हो सकती है? मतलब कह सकते हैं समाप्त हो सकती है। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर स्कर्वी। क्या होता है? स्कर्वी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, अंधापन नहीं होगा। अंधापन ऐसा होता तो आपके यहाँ पर आंवले की ढेर में बैठा देते और आपकी आंखों में नजर आ जाती। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर आपको मलेरिया हो जाए, पहले तो होना नहीं चाहिए, मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए यहाँ पर 116 नंबर में तो क्या होता है? प्लीहा। मलेरिया में क्या होता है? यहाँ पर प्लीहा जिसे हम बोलते हैं स्प्लीन, है ना, ये आपके कह सकते हैं प्रभावित होता है। आपको पता है कि मलेरिया से क्या होता है? जो प्लेटें होती हैं वो क्या होते हैं? डैमेज होते हैं, खत्म हो जाती हैं। और आपको याद होगा कि रक्त का कब्रगाह कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। तो इससे तो आपको याद ही रह जाएगा, प्लीहा आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि BCG का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? BCG का टीका जो लगाया जाता है ये किस रोग के लिए लगाया जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा।
देखिए यहाँ पर होता है ट्यूबरक्लोसिस अर्थात जो टीबी होती है ना, यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस जो बोलते हैं टीबी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त कैंसर को कहा जाता है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आज के लिए, जो आपका आईएमपी क्वेश्चन है, ये रक्त कैंसर जो कहते हैं किसे कहते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ल्यूकोमेनिया। क्या ल्यूकोमेनिया को कहते हैं रक्त कैंसर, जब क्या होता है कि जो आपकी कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं होती हैं और इनकी संख्या बहुत ही कम हो जाए और डब्ल्यूबीसी जो आपकी होती है इनकी संख्या बहुत ज्यादा होने लगती है, अर्थात जो श्वेत मतलब जो व्हाइट अर्थात कह सकते हैं श्वेत रुधिर जो कणिकाएं होती हैं या डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ज्यादा होने लगती है, उसे बोलते हैं रक्त कैंसर, जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को कहा जाता है। चलिए ये बताइए कौन सा रोग है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा वर्णांता, है ना। अभी हमने बताया था वर्णांता का मतलब ये, वर्णांता में क्या होता है, लाल और हरे न लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं। एक उदाहरण अगर हमसे बोले कि क्या होता है, मिर्चा, है ना, जो मिर्च होते हैं उसमें लाल और हरे ही होते हैं मैक्सिमम, कभी कभी काला मिल जाता है मिर्चा, है ना, लाल और हरे में पहचान करने में जाती है किसको, वर्णांता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए 120 नंबर में तो याद रखिए सिनकोना वृक्ष की छाल से, किसे, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है जो मलेरिया की दवा है, क्या, कुनैन। कुनैन जो प्राप्त होती है सिनकोना की वृक्ष की छाल से प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। 121 नंबर में क्या बनेगा, तो याद रखिएगा अगर रक्त में अधिकता हो जाए किसकी, तो आपकी नाइट्रेट की, है ना। जब नाइट्रेट की अगर अधिकता हो जाती है इसी रोग को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा, नाइट्रेट की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है मलेरिया परजीवी का नाम क्या है। मलेरिया परजीवी का नाम क्या होता है 122 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्लाज्मोडियम, इकोलाई, अमीबा या आपका यूग्लेना। बिल्कुल सही है, लगभग सभी का जवाब आ रहा है ए नंबर। यहाँ पर आपका होता है प्लाज्मोडियम, है ना। मलेरिया परजीवी का जो नाम होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। चलिए अभी अभी आपने पढ़ा कि मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन होता है, तो आपका जो प्लीहा होता है, स्प्लीन होती है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, प्लीहा, है ना। क्लियर है ना, इतना पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा मुंह में, गले में, पैर के जो निचला हिस्सा होता है सब में पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे होते हैं। तो ये जो आपका बीमारी है कौन सी बीमारी है, इसे ही बोलते हैं पिलाग्रा रोग। ठीक है ना, याद रखिए इसे हम लोग बोलते हैं पिलाग्रा रोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, जो कि अभी हमने बताया था B3 क्या होता है, B3 की कमी से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। चलिए किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, यहाँ पर 125 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी, आयोडीन। बिल्कुल सही है, आयोडीन की कमी से होता है। याद रखिएगा आपको और भी पढ़ाया गया होगा कि अगर आप पहाड़ों में रहते हैं तो भी आपको कह सकते हैं घेंघा रोग हो सकता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है। मलेरिया से प्रभावित अंग इनमें से कौन सा है, अस्थिमज्जा, तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क या आंत, कौन सा बनेगा। चलिए भाई 126 जवाब दीजिए, तिल्ली, है ना। बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो तिल्ली है अर्थात जो लाल रक्त कोशिका होती हैं इन्हीं की वजह से कह सकते हैं मलेरिया से प्रभावित होता है तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है, यहाँ पर दिया एरंड, मक्का, चावल और आपका चना। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, तो जवाब हो जाएगा चना। कौन सा, जो यहाँ पर दी दिया है चना, ये भ्रूणपोषी बीज आपका नहीं है। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। तो जो आपकी हल्दी होती है ये काय से प्राप्त होती है, कहां से होती है, चलिए बताइएगा। यहाँ पर बताइए कहां से प्राप्त हो जाएगी। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपके जड़ से, है ना। याद रखिए कुछ लोग जड़ दे रहे हैं, कुछ लोग तना दे रहे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी, तना। देखिए बिल्कुल जवाब सही है, यहाँ पर तने से प्राप्त होती है। हमने बताया था कि जब आप हल्दी के पौधे को आप उखाड़ते हैं तो उसमें से क्या होते हैं, कुछ ऐसी जड़ें होती हैं और इन जड़े को इनको बोलते हैं तने। क्यों, क्योंकि इन तनों में ही आपकी हल्दी लगी होती है। जैसे मूंगफली लगी होती है ना, वैसे आपकी हल्दी भी लगी होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, किस में बदल जाती है, यहाँ पर देखिएगा। तो रासायनिक ऊर्जा में, हमने प्रारंभ में ही बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण है इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, क्या, रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर स्टील को जंग रोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। आप देखते हैं कि स्टील जो होती है ना, जैसे थाली है आपके घर में, तो आप चाहे पानी में डाले रहो लेकिन उसमें जंग नहीं लगती है ना। आपकी घरों में जो आपकी छत होती है रेलिंग लगाई जाती है, तो काफी लोग स्टील के लगा देते हैं, थोड़ी महंगी जरूर होती है लेकिन उसमें जंग नहीं लगती है बारिश वारिश में, है ना। तो यहाँ पर कौन सी धातु मिला दी जाती है, तो यहाँ पर मिलाती है क्रोमियम। क्या,
क्रोमियम मिला दी जाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। दूध को दही में खट्टा करना, तो चलिए यहाँ पर 131 नंबर में याद रखिए इसे बोलते हैं किडवन। क्या बोलते हैं, किडवन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। दूध को दही में जब खट्टा हो जाता है तो ये आपका किडवन होता है। अगला दिया गया है कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है। चलिए बताइएगा कि एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगा सकते हैं। बताइएगा उसके वजन से, उसकी ऊंचाई से, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से, कितनी गहराई तक अपनी जड़ों के प्रवेश से। क्या बनेगा, तो चलिए जवाब आ रहा है बी और जवाब आ रहा है सी। हो सकता है कि कॉपी पेस्ट वाले हों जिनका जवाब यहाँ पर गलत आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा उसके वजन से नहीं नाप सकते हैं, है ना। याद रखिए ऑप्शन में बनेगा यहाँ पर सी, वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। आप जब पेड़ को काटते होंगे तो देखते होंगे उसके बीच में गोलाई गोलाई बने होते हैं, इन्हें गुलाई से पता चलता है ये कितने उम्र का हो गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट बन जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि खट्टे फलों में कैंकर की बीमारी किसके कारण होती है। जो भी आपके खट्टे फल होते हैं उसमें बीमारी होती है कैंकर, है ना। क्या होता है, कैंकर। तो एक यहाँ पर 33 का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए याद देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया के कारण, क्या बैक्टीरिया के कारण। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है। आलू में ब्लैक हर्ट होता है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी नोट करिएगा। चलिए आईएमपी क्वेश्चन इसे भी नोट करिएगा कि आलू में ब्लैक हर्ट किसके कारण होता है। चलिए यहाँ पर 134 में जवाब आ रहा है कि भंडारण में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए। क्या, भंडारण में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आप कह सकते हैं ब्लैक हर्ट रोग। यहाँ पर इस प्रकार से आज आपकी ये क्लास खत्म होती है। उम्मीद है कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो पूरी